ज़ंदाने साथ फातिमा नियाज़ी किस नंबर 1 दूसरा हिस्सा। वाशिंगटन के करीब वाक़ गुब्स नामी जज़ीरे का मंज़र था। समंदर की ठंडी नम हवाएँ खुशगवार एहसास पैदा कर रही थीं। जज़ीरे को खूबसूरती से सजाया गया था। रंग-बिरंगी बत्तियाँ और रंग-बिरंगे फूलों से सजा स्टेज करीबी होटल में आज के लिए गोल्डन फॉक्स की तरफ से बुक किया गया था। गोल्डन फॉक्स एक जानिब स्याह रंग के कीमती सूट में मलबूस खड़ा था। उसके चेहरे पर मास्क नहीं था। इस तकरीब में फ़कत 15 से 16 अफ़राद शरीक थे। बाकी इनके मुहाफ़िज़ थे। गोल्डन रॉक्स का चेहरा बायाँ हिस्सा पूरी आँख के नीचे से लेकर थोड़ी तक सया था। इसकी सुनहरी आँखों में सर्द सा एहसास ज़ाहिर था। आपस में बातें करते लोगों को खामोश निगाहों से देखता वो शराब के नन्हे घूंट भर रहा था। इसके हाथ में स्याह दस्ताने थे। दफ़तन अमश अल्बानी उसके करीब आया। बॉस, गोल्डन फॉक्स ने सवालिया अंदाज में उसकी जानिब देखा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मास्टर संभाल नहीं पाएगा। श्रीलंकन सेनेटर को जो मोती सप्लाई करने का काम उसे सौंपा था, उसमें से एक उड़ाना घुमा दिया है लड़कों ने। कौन सा मास्टर? उसकी आंखों में नागवार तासुर उभरा। शारजा वाला, अमिश अल्बानी ने धीमे लहजे में जवाब दिया। तुमने ही मुझे लिस्ट ला कर दी थी इन लोगों की। गोल्डन फॉक्स ने ग्लास करीबी मेज पर रखते हुए कहा। डैड, उसी पर जन्नत भागती हुई उसके करीब आती दिखाई दी। अमिश ने चौंक कर गर्दन घुमाई। गोल्डन फॉक्स ने भी सामने से आती बच्ची को देखा। जाकर फैमिली को वक्त दो, फिर बात करते हैं। वो कहकर अपना ग्लास उठाता एक तरफ हो गया। रमेश बेटी की जानिब देखकर मुस्कुराया और उसकी जानिब बढ़ने लगा। जन्नत ने उसे बेसब्री और पुरजोशी से गले लगाया। रमेश ने शर्मिंदगी से आसपास देखते फौरन बेटी को खुद से दूर किया। इसी पर उसकी निगाह सामने खड़ी बीवी पर पड़ी जो तंजिया निगाहों से उसकी जानिब देख रही थी। वो खसिया गया। कैसी है मेरी प्रिंसेस? लोगों के डर से बेटी के झटक कर कैसा महसूस हो रहा है? इसकी बीवी ने उसे लगाते उसके कान में सरगोशी की और पीछे हट गई। रमेश ने सख्त निगाह बीवी पर डालते उसे खबरदार किया। जन्नत बाप के दूर करने पर बुझ सी गई। उसने बाप के सवाल का जवाब भी देना गवारा न किया और माँ के करीब चली आई। पढ़ाई कैसी चल रही है इसकी? रमेश ने जन्नत के सर पर हाथ फेरते हुए सवाल किया। अच्छा पढ़ने लगेगी। जिस दिन हेजल उसे टॉर्चर करना बंद कर देगी, इसका स्कूल तब्दील करवाएं। उसकी बीवी ने तल्खी से कहा। वो भला की हसीन थी। वहाँ मौजूद तमाम औरतों में से हसीन और जवान अमिश की बीवी थी। इसकी और जन्नत की आंखें एक जैसी थीं, बड़ी-बड़ी और मासूमियत भरी आंखें। अगली दफ़ा आकर इस पर बात करेंगे। बिल्कुल, ऐसे हज़ारों मसाइल हैं हम माँ बेटी के, जिन पर बात करने का मौका आपको कभी भी नहीं मिलेगा। क्या आपसे मिलने के लिए हमारे इस पार्टी में शिरकत करना लाज़मी था? 1 घंटे के लिए घर नहीं आ सकते थे? गुस्सा थोड़ दो। तुम लोगों की हिफ़ाज़त। वो बुड़बुड़ाई। उमेश ठंडी आँख भर के रह गया। इसकी बीवी बेटी का हाथ थामे मुखालिफ सिमत में बढ़ गई। उमेश लब चबाता बीवी की पुश्त को घूरता रह गया। कुछ पल गुजरने पर मिस्टर फ्रैंक की हमराही में हेजल आती दिखाई दी। उसे आता देखकर सबने तालियों से इस्तकबाल किया। वो अपनी मैक्सी थामे चेहरे पर बेनियाजी मुस्क सजाए एक अदा से चलती अंदर की जानिब बढ़ती गई। 13 साल की उम्र में उसकी ये चाल है। आगे जाके ये लड़की कयामत मचाएगी। एक जानब खड़ी अमिश की बीवी ताज्जुब से बड़बड़ाई। हेज़ल ने बाप के करीब पहुंचकर मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। गोल्डन फॉक्स ने मुस्कुराते हुए बेटी का हाथ चूमा। इसकी मुस्कुराहट पल भर की थी और उसी पल हेज़ल की मुस्कुराहट भी सिमटी थी। सालगिरह मुबारक हो प्यारी बेटी शहजादी। आपका बहुत शुक्रिया डैड। हेज़ल ने जवाब दिया। आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। मुझे खुशी हुई आपने मेरी पसंद का ख्याल रखा। मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? मुझे मालूम है मेरी शहजादी को जज़ीरों से इश्क है। गोल्डन फॉक्स इसका हाथ थामते हुए बोला। मेरी सालगिरह का तोहफा। हेज़ल ने मुस्कुराती निगाह बाप पर डाली। गोल्डन फॉक्स ने कोट की जेब में से हाथ डालकर सुनहरी डिबिया निकाली। हेज़ल ने वो डिबिया लेकर बेसब्री से खोली। अंदर एक खूबसूरत सुनहरी चाबी थी। ये चाबी किस चीज़ की है डैड? हेज़ल ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये तुम्हारे बीच हाउस की चाबी है। वो देखो। गोल्डन फॉक्स ने बाएं जानिब इशारा करते हुए खूबसूरत 2 मंजिला इमारत की जानिब इशारा किया। हेज़ल की आंखों में पसंदीदगी के आसार नुमाया हुए। मुझे पसंद आया। वो चमकती आंखों से बाप की जानिब देखती बोली। गोल्डन फॉक्स के चेहरे पर वही लम्हाती मुस्कुराहट चमकी जो अगले पल मादूम हो गई। केक काटने के बाद डिनर करने चले तुम्हारे बीच हाउस में? क्यों नहीं? उसने बाप का हाथ थामा और स्टेज की जानिब बढ़ने लगी। कुछ फासले पर खड़ी 10 साला जन्नत खामोशी से ये मंजर देख रही थी। उसकी आंखों में उदासी थे।
जन्नत से कुछ फासले पर खड़े अमिर शहबानी को मालूम था कि उसकी 10 साला मासूम गुड़िया क्यों उदास है। लेकिन वो ये लोगों के सामने अपनी बच्ची को प्यार नहीं कर सकता था। वो लोगों को अपनी कमज़ोरी नहीं बताना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि दुश्मन बाप-बेटी की मोहब्बत की शिद्दत को जानकर कभी इस पर इस हवाले से हमला करे। वो जानता था कि यहाँ मौजूद लोग आपस में दोस्त नहीं हैं। वो सब एक-दूसरे की कमज़ोरियों के भूखे थे। शेर इनको साथ लिए मुख्तलिफ गलियों से गुज़रता इनकी कॉलोनी में दाखिल हुआ, जहाँ ऊँची-ऊँची इमारतें थीं। इन इमारतों में अमूमन मुतवस्सित तबके के लोग रहते थे। ये अलवाजिद अपार्टमेंट्स हैं, मेरी बिल्डिंग, शेर ने कहते हुए अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। फिर सोचकर रुका और पलटकर इनकी जानिब देखा। क्या तुम सबके साथ आओगे? तुम्हारे बाप की बारात है, एक या दो से ज़्यादा ऊपर नहीं आ सकता। उसने उन्हें बुरी तरह झिड़कते हुए कहा। वो सब खून के घूंट भरकर रह गए। इनका बस चलता तो इस छोटे लड़की की टांगें तोड़कर कहीं फेंक आते, लेकिन मजबूरी। दिलशाद, अमीर, तुम दोनों ऊपर जाओ इस लड़की के साथ। हम यहाँ खड़े हैं। उधर ही खड़े रहना, पार्किंग लॉट में कैमरे हैं। शेर ने खबरदार करते कदम आगे बढ़ाए। दो लुढ़के इसके साथ चलते हुए ऊपर की जानिब बढ़े। वो इनके लिए पहली मंजिल पर आया। सामने ही लंबी राहदारी थी। दोनों जानिब अपार्टमेंट थे। वो रुककर कुछ सोचने लगा। पुरसोच निगाहों से उसकी जानिब देखता हुआ मुड़ा। अगर मैं पहली मंजिल से यहाँ से कूदा तो ये भी कूद जाएंगे। मुझे दूसरी मंजिल पर जाना चाहिए। वहाँ से ये मेरे पीछे नहीं कूदेंगे। खुद से कहता वो दूसरी मंजिल की जानिब बढ़ा। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही वो आगे बढ़ने लगा। लड़के साथ थे। वो आम से अंदाज में चलता राहदारी के इख्तिताम तक आ पहुंचा। सामने एक क्यारी थी। शेर की नजरें क्यारी से होती दीवार तक गईं। उसने झांक कर नीचे देखा। जल्दी करो लड़के, वक्त क्यों जाया कर रहे हो? एक लड़की ने उसे छिड़का। वो लापरवाही से मुस्कुराती निगाह दोनों पर डालकर पलटा और फिर तेजी से एक पैर क्यारी पर रखकर दीवार पर चढ़ा और नीचे कूद गया। या रब्बी, ये जिन का बच्चा है। दिलशाद नामी लड़के ने हैरत और बेयकीनी से दीवार से नीचे झांका। शेर हवा की रफ्तार से दीवारें फलांगकर चंद लम्हों के अंदर अंदर नजरों से ओझल हो गए। वो दोनों हैरत से आंखें फाड़े एक दूसरे की जानिब देख रहे थे और यकीन करने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ पहले वाला मंजर ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत था। शेर मुख्तलिफ दीवारें फलांगता चंद मिनट में अपनी बिल्डिंग के अकबी हिस्से में खड़ा अपनी खिड़की को खोल रहा था। आसपास किसी के ना होने का यकीन करते ही वो छलांग लगाकर दीवार से लिपट गया। दीवार से लगे उसने पाइप को पकड़ा और तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। वो 2 मिनट के अंदर 15वीं मंजिल पर मौजूद अपनी खिड़की तक पहुंच चुका था। बालकनी में कूदने के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होते ही उसने नीम हथेली में आंखें घुमाई। वो खिलौना ढूंढा। खिलौने को जेब में डालता वो दोबारा बालकनी में आया और वही तरीका अपनाते दोबारा नीचे उतरने लगा। एक लड़का नहीं संभलता तुम लोगों से। कैसे भाग गया वो दोबारा? ओह! इंसान नहीं है वो, मैं मान ही नहीं सकता। हाँ, तो ये शवारमा मुझसे जिन ने मँगवाया था ना? वो लड़का मुँह बिगाड़ कर बोला, जिसे शेर ने छिड़क कर शवारमा लेने भेजा था। अब क्या करें? वो तो हमें बेवकूफ़ बनाकर भाग गया। किसकी बात हो रही है? शेर ने मासूमियत भरे अंदाज में सवाल किया तो सब झटके से मुड़े। पकड़ो इसको। चलो, चलो दूर हटो। शेर ने उछलते हुए इनको दूर रहने का इशारा किया। भागे क्यों थे तुम? टूटी कलाई वाला लड़का घुर्राया। क्योंकि मैं तुम लोगों को अपना घर नहीं दिखाना चाहता था। ये पकड़ो। उसने कहते शेर उनकी जानिब उछाला। इनमें से एक ने फुर्ती से कैच किया। अपना सामान वापस पाकर सबकी जान में जान आई थी। लाओ, शर्मा दो। अब तुम लोगों की वजह से मेरा बाप मुझे डांटेगा। वो गुस्सीली निगाहें पर डालता एक हाथ से शवारमा छीनता पलटने लगा। ओए लड़के, शेर नहीं चाहिए? एक ने उसे आवाज देकर रोका। शेर ने पलटकर उनकी जानिब देखा। नहीं चाहिए, मुझे देर हो रही है। वो ये कहकर तेजी से भाग गया। वो सब हनूज हैरत और बेयकीनी से इसकी चीते की रफ्तार से भागते लड़की की पुश्त को घूर रहे थे। वो अगले चंद लम्हों में निगाहों से ओझल हो गया था। क्या ये इंसान का बच्चा है? मुझे नहीं पता। मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे भी। वो सब मुख्तलिफ तबसरे करते पलट गए। मास्टर नामी शख्स बेयकीनी से इन लड़कों की बातें सुन रहा था। उसकी शक्ल से साफ मालूम हो रहा था कि उसे इनमें से किसी की बात पर भी यकीन नहीं, लेकिन वो इन जख्मी लड़कों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अगर अब मिले तो इसे हर सूरत पकड़कर यहाँ लाना है। सुना तुम लोगों ने? मैं भी तो देखूं कौन है ये जिनका बच्चा। वो आवाज बड़बड़ाया। और सुनो, आज के बाद ऐसी लापरवाही हो तो इससे पहले मैं तुम लोगों की हड्डियां तोड़ दूंगा। जी मास्टर। वो सब एक जुबान होकर बोले थे। ये शारजा का इलाका था। एक मसरूफ बाजार के वस्त में ये तंग सी गली।
आज फिर शेर वहाँ मौजूद था। सर पर कैप पहने स्कूल की शर्ट उतारकर उसने बैग में डाल ली थी। इस वक्त उसके जिस्म पर नीली पतली सी शर्ट थी। उसकी निगाह गली के बीचों बीच लगे इस लोहे के ढक्कन पर थी। देखने पर वो गटर मालूम हो रहा था, लेकिन शेर को शक था कि अंदर कुछ गैर मामूली है। उसकी मुतजस्सिस तबीयत उसे ऐसे चीज़ों के करीब बेख्तियार खींचती थी। वो जितनी कोशिश कर लेता खुद को रोक नहीं पाता था। काफी देर से ढक्कन को घूरने के बाद उसने आसपास निगाह दौड़ाई, फिर करीबी कैफे के बाहर रखी भारी सी क्यारी में कैमरा रख दिया। कुछ पल मजीद वहां रुकने के बाद वो वहां से निकलकर सीधा घर आया था। घर में दाखिल होते उसने अपना बैग लाउंज में फेंका और भागकर कमरे में आया। सामने इसका कंप्यूटर था, जो वो खुद सस्ते दाम में कहीं से खरीद कर लाया था, और फिर खोलकर अंदर का सामान तब्दील कर दिया। और इन कामों में वो माहिर था। वो किसी चीज को एक बार देखता था तो कभी नहीं भूलता था। इसके कमरे में ऐसी दर्जनों मशीनें थीं जिसे इसने खुद बनाया था। मसलन करंट पैदा करने वाला लाइटर, रेजर मशीन, छोटे-छोटे मुख्तलिफ पंखे, मशीनी कीलें। लेकिन वो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि बाबर कभी भी ऐसे कामों में उसकी हौसला अफजाई नहीं करता था। उसे हर पहर यही खौफ रहता था कि इसका ये मामूली बच्चा किसी शैतानी दिमाग की नज़र में ना हो जाए। लेकिन वो कुछ भी कर लेता, शेर पर काबू नहीं पा सकता था। शेर ने कंप्यूटर खोलकर मुख्तलिफ बटन दबाए। सामने स्क्रीन दो हिस्सों में बटी दिखाई देने लगी। एक स्क्रीन पर किसी जगह का नक्शा जाहिर हो रहा था। दूसरी स्क्रीन पर उसी बाजार की तंग गली का मंजर था। कुछ देर दिलचस्पी से स्क्रीन को घूरने के बाद वो उठकर किचन में आया और अपने लिए सैंडविच बनाने लगा। उसकी रफ्तार तेज थी। वो छुरी को जिस तेजी से इस्तेमाल कर रहा था, देखकर खौफ आने लगता था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो खुशी महसूस कर रहा था। बाप के सामने इस तरह वो काम नहीं कर सकता था। बाबर उसे कभी भी ऐसी चीजों की इजाजत नहीं देता था। रात का आखिरी पहर था। छोटे से इस फ्लैट से मुकम्मल खामोशी और तारीकी छाई हुई थी। दफतन शेर के कमरे का दरवाजा बालकनी की जानिब घुड़ा। उसने आसपास देखते खिड़की से सर बाहर निकाला और फिर एहतियात से नीचे उतरने लगा। अगले 2 मिनट में वो नीचे पहुंच चुका था। बिल्डिंग के अहाते से निकलने के बाद भी उसने दीवार का इस्तेमाल किया और फिर स्याह ऊनी टोपी पेशानी तक लाते उसे नाक तक रुमाल बांध लिया और तेजी से कॉलोनी के बैरूनी रास्ते पर कदम रख दिए। शारजा के रेगिस्तानी इलाके के किनारे बने ये सियाहती होटल और मुख्तलिफ रिजॉर्ट्स का थे। इन रिजॉर्ट के दरमियान ही वो अल खदूम रिजॉर्ट था। स्याह और सुनहरे रंग की इमारत इर्द गिर्द मौजूद इमारतों में सबसे ज्यादा वसी थी। रिजॉर्ट के आसपास नारियल खजूर के दरख्त थे। वसी और अरीज अहाता था। मुख्तलिफ छोटे बड़े तालाब और स्विमिंग पूल्स। वह एक शानदार मंजर था। इस रिजॉर्ट में एक जेर जमीन हिस्सा भी था। ये एक शानदार और जदीद अंदाज में तामीर की गई जगह थी। सफ़ेद दीवारों पर मुख्तलिफ किस्म की पेंटिंग्स थीं। एक जानिब शीशे की दीवारें थीं, जिसके पार मुख्तलिफ अशकाल की मशीनें और कई मॉनिटर थे। वहाँ मुख्तलिफ शक्लों और नस्लों के लोग काम करते दिखाई दे रहे थे। देखने पर यह किसी दफ्तर का मंजर मालूम होता था, और यही हकीकत थी। यहाँ से शारजा में होने वाले गोल्डन फॉक्स के मुख्तलिफ गैर कानूनी कामों की निगरानी की जाती थी। दूसरे अल्फाज में, वो शारजा में गोल्डन फॉक्स का दीगर शहरों और ममालिक की तरह हेड क्वार्टर था। ऐसे हेडक्वार्टर कई मुल्कों के हर शहर में मौजूद थे, जहां हजारों लोग कंट्रोल करते थे। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन देयर? एक स्क्रीन के सामने खड़े शख्स ने चिल्लाकर साथियों को मुतवज्जो किया। वो सब दौड़ते हुए उस जानिब आए। कौन है ये? ड्यूटी पर मौजूद लोगों को इत्तला दो। तभी एक लड़का भागता हुआ इस तरफ रखी डिवाइस की तरफ लपका। अटेंशन अटेंशन, पॉइंट नंबर 32। मेन बिल्डिंग में कोई दाखिल हो रहा है, फौरन चेक किया जाए। इनमें से एक ने बुखलाई अंदाज में स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा। इसी पर स्क्रीन पर नजर आते मंजर में हलचल दिखाई दी। सुर्ख और नीली बत्तियां रोशन होती दिखाई दी। अलार्म बजाए जाने लगे। उसी पर शीशे का दरवाजा सरकाते मुख्तलिफ लोग कंट्रोल रूम में दाखिल हुए। वो सब बुखलाए हुए नजर आ रहे थे। बिग बॉस यहाँ है। मिस्टर उमेश भी यही है। क्या करें? अभी कुछ मत करो। अटेंशन, पॉइंट नंबर 31 के कॉरिडोर में जाओ। कंट्रोल रूम में कौन है? क्या तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा? नहीं, यहाँ का कनेक्शन कटा हुआ है। कैसे? हमें नहीं पता सर। मेन बिल्डिंग में जा रहा है टारगेट। सबको उस तरफ भेजो। ओह माय गॉड, इसकी स्पीड! एक लड़का हैरत से स्क्रीन के करीब आया। ये कोई बच्चा लग रहा है। कॉरिडोर नंबर 33-4। अब वो 5 की तरफ जा रहा है। ड्रग्स सेक्शन की तरफ। इसे पकड़ो। स्क्रीन पर कुछ लोग इसी जानिब भागते दिखाई दे रहे थे। उसी पर गेट खुला और रमेश भागता हुआ अंदर आया। हुआ है? हटो सामने से। क्या हो रहा है? अमिश ने स्क्रीन पर निगाह डाली और अगले ही पल उसकी आंखें खुली रह गईं। इसका मतलब मास्टर के लड़के सच कह रहे थे।
वो बड़बड़ाया। स्क्रीन पर नज़र आने वाला वजूद लम्हे में एक कैमरे से दूसरे कैमरे के हिसार में आ रहा था। इसका मतलब था कि तेज़ रफ्तारी से भाग रहा था। सर फायर कर दें? नहीं, नहीं, बेवकूफ़ इंसान, वो ड्रग सेक्शन है। ओह! बेसमेंट से निकल गया वो। एक लड़के ने स्क्रीन की जानिब देखा। वो सब हैरत ज़दा थे। वो सब नाकाबिले यकीन मंज़र को आँखें फाड़े देख रहे थे। ओह माय गॉड! मंज़र में वो सामने से आते लड़कों को किसी मशीन के ज़रिए झटके देता नज़र आ रहा था। वो एक-एक करके ज़मीन पर गिर रहे थे। क्या कर रहा है ये? इसके पास सर्किट है कोई? पकड़ो इसे, वो भागने ना पाए। अब की बार अमिश चिल्लाया, पकड़ो जल्दी। कहाँ गया वो, नज़र क्यों नहीं आ रहा? अमिश ने स्क्रीन पर निगाहें दौड़ाते उसे मुख्तलिफ कैमरों में ढूंढने की कोशिश कर। सर, वो कूद गया। बैकयार्ड में कूद गया है। छठी मंजिल से कूद गया? अमिश का मुंह खोला रह गया। वो सब मुंह खोले हैरत से स्क्रीन की जानिब देख रहे थे। वो कमरे में कूदा ही था जब अचानक कमरे की बत्तियां रोशन हुई। शेर ने ज़बान दांतों में दबाए सामने की जानिब देखा। बाप नागवार निगाहों से उसकी जानिब देख रहा था। हेलो बाबा, शट अप, बैग दो मुझे इधर अपना। वो सख्ती से बोला। शेर ने खामोशी से बैग बाप की जानिब बढ़ा दिया। कहाँ गए थे तुम? ये हाथ में खराशें कैसी हैं? क्या करने गए थे? वो इसका बैग उलटते हुए सवाल कर रहा था। उसके बैग से मुख्तलिफ आलात निकलते ज़मीन पर गिर रहे थे। ये करंट मारने की मशीन है? वही जो उस दिन तुम मुझे दिखा रहे थे? हाई वॉलेट क्यों झटका देती है? किसी पर इस्तेमाल 20-30 मिनट के लिए पास आउट कर जाता है इंसान, मरता नहीं है बाबा। शट अप! बाबर घुराया। ओके, वो इत्मीनान से कहता पलंग पर गिर गया। सीधे बैठो। थका हुआ हूँ ना। वो बड़बड़ाता हुआ पलंग पर उठकर बैठा। कहाँ गए थे? एक ऐसी जगह जिसे मैंने आज से पहले सिर्फ फिल्मों में देखा। वो एक बेसमेंट था। गटर से शुरू होकर बेसमेंट, फिर बेसमेंट से शानदार किस्म की बिल्डिंग। वहाँ लेजर पॉइंट्स मशीनरी थी। ड्रग्स, गनमेन्स और ड्रग्स की बू पहचानता हूँ। वहाँ बहुत कुछ ऐसा था जो मैंने नहीं देखा पाया। नेक्स्ट, शट अप! बाबर बुरी तरह धाड़ा। ओके, शेर मिनमिनाकर चुप कर गया। क्यों गए थे तुम वहाँ? बाबर ने दुरुस्तगी से उससे पूछा। आई वाज़ क्यूरियस। तुम्हारा ये तजस्सुस हमें कब्र में पहुँचाएगा शेर। तुम्हें अंदाज़ा है कितनी बड़ी मुसीबत में फँस सकते हो तुम? इस शहर में सैकड़ों गैर कानूनी कारोबार हैं। वो खतरनाक लोग होते हैं। इन खतरनाक लोगों में से एक भी ऐसा नहीं था जो मुझे पकड़ पाता। मेरे गैजेट्स बहुत काम के हैं। वो ज़मीन पर झुककर अपना सामान बैग में डालने लगा। वो ज़रा भी खौफज़दा नहीं था। बाप के जलाली गुस्से पर भी वो पुरसकून था। बाबर ने परेशानी से सर पकड़ा और करीबी कुर्सी पर बैठ गया। It was an amazing adventure. I'm so happy. You know what? Baba, I can run as fast as I want. It's amazing. वो खुश और पुरजोश था। बाबा ने झुका सर उठाकर सामने खड़े अपने अजीज जान बेटे को देखा, जो इस दुनिया के लोगों से एकदम मुख्तलिफ था। वो मुझे पकड़ना चाहते थे, लेकिन एक भी मुझे नहीं पकड़ पाया। शेर इन सनसनीखेज लम्हों को याद करके हंसी और फिर अचानक उसकी हंसी को ब्रेक लग गया। बाबा, सॉरी, उसने बाप के सामने झुकते हुए कहा। बाबर ने थकनज़दा सांस खारिज की। वो उसे वही पुराना लेक्चर दोबारा नहीं दे सकता था। वो जानता था, इस नाकाबिले यकीन हस्ती को काबू करना नामुमकिन है। बाबा, सॉरी। बाबा, सॉरी ना। बाबर खामोशी से उसकी जानिब देख रहा था। शेर के चेहरे पर शर्मिंदगी का कोई एहसास नहीं था। नहीं, तुम शर्मिंदा नहीं हो शेर। वो खफकी से बोले। मुझे पता नहीं है कैसे शर्मिंदा होते हैं बाबा। वो बेचारगी से बोला। बाबर उसे तासुफ से सर झटका। तुम्हें पता होना चाहिए कि शर्मिंदा होते हैं, कैसे होते हैं। शेर ने अपनी चमकती आंखें बाप पर टरकाई और ठठाई से मुस्कुराया। क्या मैं उल्टा खड़ा हो जाऊं? एक दिन के लिए? कोई फायदा नहीं। तुम 3 दिन भी उल्टा खड़ा रखो तो तुम खड़े रहोगे। तुम दुनिया के सबसे बड़े ढीठ हो। अगर ढीठ लफ्ज़ भी कोई बदल होता तो वो तुम होते। थैंक यू बाबा। शेर ने दांत निकाले। वो इस वक्त इस कदर प्यारा लगा कि बाबर का सारा गुस्सा पल भर में हवा होता हुआ दिखाई दिया। शट अप! बाबर बेख्तियार हंस दिया। ओके बाबा। शेर हनूज ढाई से दांतों की नुमाइश कर रहा था। इसकी हंसी दिलकश थी, दिलों को छू लेने वाली, मासूम सी हंसी, जो किसी को भी मोम कर सकती थी। लेकिन दरहकीकत इसकी शख्सियत फ़कत एक खतरे की घंटी थी। मुश्किल तो पेश नहीं आई? इमर शरबानी ने खामोश निगाह इस दराज़-कद बच्चे पर डालते हुए आस-पास खड़े अफ़राद से पूछा। नहीं शेख, इनमें से एक शेर की जानिब देखते हुए बोला। शेर आस-पास का जायज़ा ले रहा था।
یہ حال وسیع تھا۔ یہ 19ویں منزل تھی۔ سامنے بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں جن کے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ ایک جانب سیاہ چمڑے والے قیمتی صوفے تھے۔ دیواروں پر دبئی کے قومی پرندے کی مختلف پینٹنگز تھیں۔ کمرے کو 8 افراد نے گھیرا ہوا تھا۔ ایک جانب گولڈن فاکس رخ موڑے کھڑا تھا۔ سیاہ لانگ کوٹ پہنے وہ کوئی دیوقامت شخص لگ رہا تھا۔ اس کے سر پر وہی تاج تھا جس پر سیاہ پتھر جڑے تھے۔ وہ اس لیے کیونکہ میں خود یہاں آنا چاہتا تھا۔ شیر نے بولنے والے گارڈ کی جانب دیکھ کر عام سے لہجے میں کہا، یہ مت سمجھنا کہ تم یہاں مجھے میری مرضی کے بغیر زبردستی لائے ہو۔ میں یہاں ہوں کیونکہ میں متجسس تھا۔ شیر نے سامنے کھڑے دوسرے گارڈ کی جانب دیکھا۔ رخ موڑے کھڑے گولڈن فاکس کے وجود میں جنبش ہوئی۔ وہ چند قدم چل کر مزید آگے بڑھا۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ امش البانی نے سوال کیا۔ کیوں بتاؤں؟ شیر نے پرسکون لہجے میں سوال کیا۔ آس پاس کھڑے گارڈ سمیت امش البانی کی پیشانی پر بل پڑے۔ شیر لاپرواہ سا آنکھوں میں تجسس لیے تاج پہنے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں تاج پر تھیں۔ مجھے یہ تاج چاہیے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ امش نے ایک اور سوال کیا۔ کچھ بھی کہہ کے پکار لو۔ وہ لاپرواہی سے کہتے آگے بڑھے۔ اس سے قبل کہ وہ مزید آگے بڑھتا گارڈ اس کی جانب لپکے۔ اس نے اچھل کر قریب آتے ایک گارڈ کی ناک پر لات لرزید کی۔ گارڈ کرا کر نیچے گرا۔ اسی پر باقی سب نے ہتھیار اٹھا کر اس پر تان لیے۔ شیر نے آس پاس کھڑے گارڈز کو دیکھا اور ناپسندیدگی سے منہ بنایا۔ اس کے اعتماد اور پھرتی نے سب کو پہلے ہی چونکا رکھا تھا۔ وہ 2 دن سے اس ریزارٹ کے ہر ورکر کی زبان پر تھا۔ دبئی کے کئی شہروں میں موجود گولڈن فاکس کے ہیڈ کوارٹرز میں یہ خبر پھیل چکی تھی۔ میں صرف اس آدمی سے بات کروں گا۔ شیر نے گولڈن فاکس کی طرف اشارہ کیا۔ باس، امش نے گولڈن فاکس کو پکارا۔ گولڈن فاکس نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ امش نے گارڈ کو اشارہ کیا۔ وہ سب ایک ایک کر کے باہر نکل گئے۔ کمرے میں اب فقط گولڈن فاکس اور امش رہ گئے۔ کیا نام ہے تمہارا لڑکا؟ گولڈن فاکس نے سوال کیا۔ اس کی آواز بھاری اور رعبدار تھی۔ میری طرف دیکھ کر بات کرو، شیر نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ امش کا منہ اس کی اتنی ہمت پر کھلا رہ گیا۔ گولڈن فاکس کے لبوں پر لمحاتی مسکراہٹ چمکی۔ وہ خود بھی چہرہ اس کا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے پلٹ کر ایک تفصیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ خوبصورت بچہ تھا جس کی سیاہ آنکھیں گہری اور چمکدار تھیں۔ وہ بے خوف تھا۔ ماسک تو اتارو، میں دیکھنا چاہتا ہوں اتنا خوبصورت تاج پہننے والا شخص خود کیسا دکھتا ہے۔ اس کے اعتماد پر امش نے بے اختیاری اپنی پیشانی مسلی تھی۔ اے لڑکے، زیادہ چک چک نہیں، نام بتاؤ اپنا، کس کے بچے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کیا اس عمارت میں تم ہی گھسے تھے؟ امش نے اسے حقارت سے جھڑک دیا۔ تمیز سے بات کرو ورنہ جسم کی ساری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ شیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ امش کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ گولڈن فاکس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ ابھری تھی۔ امش کو جو ہی توہین کا احساس ہوا وہ اسے پکڑنے کو لپکا۔ شیر تیزی سے چھلانگ لگاتا سیکنڈز کے اندر کھڑکی تک پہنچا اور نیچے کود گیا۔ امش کا دل پل بھر کو دھڑکنا بھول گیا۔ گولڈن فاکس نے بھی بے اختیار کھڑکی کی جانب قریب آیا۔ شیر مہارت سے مختلف کھڑکیوں اور پائپوں سے لٹکتا نیچے اتر رہا تھا۔ گولڈن فاکس کی آنکھوں میں پسندیدگی سے چمک اٹھی تھی۔ امش، I need this child. Need him badly. Go catch him now. گولڈن کی نگاہیں شیر پر تھی اور وہ کھڑکی پر کھڑا اسے نیچے اترتے دیکھ رہا تھا، جبکہ امش تیزی سے باہر کی جانب بھاگا تھا۔